हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम विजय राणा है, डायरेक्टर IITians क्लासेस हमीरपुर। तो बेटा आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नीट का जो एग्ज़ाम हुआ है संडे को कल, उसके फिजिक्स का जो पेपर है उसको मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ आज। उसका हम एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो पेपर आया हुआ है हमारा। अब स्टार्ट करने से पहले बेटा अगर पेपर के लेवल की बात कर लें तो पेपर का लेवल क्लियरली विजिबल है, देखो सभी को, चाहे वो टीचर्स हो या स्टूडेंट हो, कि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा था एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। पेपर आसान नहीं था। अगर मैं 2025 के पेपर की बात करूं जिसको हम टफ पेपर मान के चल रहे थे, इस बार के फिजिक्स का लेवल उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 25 में क्या था कि जो पेपर था उसमें कुछ 4-5 क्वेश्चन को छोड़ के जो आउट ऑफ द बॉक्स आ गए थे, कुछ 4-5 क्वेश्चन को छोड़ के जो अदर क्वेश्चंस थे वो आसान थे। मतलब थोड़ा लेंदी था उनको प्रोसीड करना, बट ये है कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बच्चे के दिमाग में आराम से उसकी इमेज बन जा रही थी कि क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है, आराम से बच्चा उसको कर सकता था। लेकिन इस बार के अगर पेपर की बात करूं तो ये मान लो कि नीट मतलब NTA मान ही नहीं रहा है अपनी बातों से। वो मतलब क्या ही बोले कि बदला ले रहा है, करे कोई भरे कोई, वो वाली बात है। ठीक है, कि दिक्कत कहाँ पे हुई, सोर्स कहाँ पे थी लीक होने की, और उसका बदला ले लिया बच्चों से। पेपर का लेवल फिजिक्स की अगर मैं स्पेशली बात करूं बेटा, एक एक क्वेश्चन में काफी टाइम लग रहा है सोल्व करने में। पेपर लेंथी तो है ही है, साथ ही साथ आपको बहुत सोच समझ के उसको सोल्व करना पड़ेगा। कुछ ही क्वेश्चन, कुछ 8-10-12 क्वेश्चन को छोड़ के चलो जो हम बोल सकते हैं प्रीवियस नीट से थोड़ा मैच करते हैं, अदरवाइज बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं सब अच्छे सवाल उन्होंने डाले हुए हैं, जो हम क्लास में बच्चों को लास्ट में कराते हैं कि बेटा अगर बहुत मुश्किल पेपर आता है तो इस पार्ट तक एग्जामिनर जा सकता है। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे डाले हुए, मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब 15 मिनट जो बढ़ाए थे उन्होंने उसका भी पूरा बदला लिया है, और जो पेपर लीक हुआ था उसका भी पूरा बदला लिया है। ओवरऑल अगर मैं पर्सनल व्यू बताऊं तो फिजिक्स का पेपर टफ था। टफ है पेपर तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ कम ही जाएगी। चलो कट ऑफ के बारे में तो अभी मैंने डिस्कस करना नहीं है फिलहाल। पेपर स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये कोड नंबर, पेपर कोड 70 मैंने पिक किया है बेटा। ठीक है ना, पेपर कोड कौन सा है? कोड नंबर 70। तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो नीट का अपना एग्जाम हुआ है संडे को। तो फर्स्ट सवाल दिया है, फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मूव इन फ्री स्पेस, द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ फोटोन। तो देखो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या करना है, लीनियर मोमेंटम का रेशियो निकालना है इलेक्ट्रॉन के लिए और फोटोन के लिए। ठीक है, और जो डेटा एटलीस्ट हमें थोड़ा बहुत याद करना पड़ सकता था वो भी यहाँ पे गिवन है, और आसानी डेटा होता है, बट उन्होंने एग्जामिनर ने फिर भी इसको मेंशन कर दिया। तो बेटा कैसे सोल्व करेंगे? देखो सबसे पहला कर्तव्य है हमारा कि हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए बेटा? फॉर्मूला। तो लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन के लिए लीनियर मोमेंटम तो बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन तो एक नॉर्मल पार्टिकल की तरह हम लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो क्या होता है m/v। और v को अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में सोल्व करता हूं तो आप लोगों को बेटा याद भी होगा कि इन टर्म्स ऑफ एनर्जी जो फॉर्मूला आता है वो आता है √2mE। अब ये कैसे आता है फॉर्मूला? देखो मैं थोड़ा कोशिश ये भी करूंगा कि कहीं कहीं पे जरूरत है तो जो फॉर्मूले का ओरिजिन है, फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ, वो भी आपको साथ साथ बताते जाऊंगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा और आंसर निकाल दिया। तो ये मेरे पास कहां से आया, अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूं E = 12mv², इस फॉर्मूले से तुम v की वैल्यू निकाल के पुट करोगे यहाँ पे तो डायरेक्टली हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। या फिर एक हमारे पास लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी होता है K = p²/2m, वहां से भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये आ गया बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए। बात आती है कि सर फोटोन के लिए, अगर मैं बात कर रहा हूं फोटोन के लीनियर मोमेंटम की, तो फोटोन का लीनियर मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका बेटा हम फॉर्मूला निकालते हैं जो हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है फॉर ए फोटोन, लैम्डा = h/p। तो यहां से p बेटा आप देखोगे तो आएगा h/λ। अब बात आती है वेवलेंथ के बारे में, तो कुछ भी मेंशन नहीं किया है। वेवलेंथ को हटा के हमने एनर्जी इन्वॉल्व करना है, कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि जो रिलेशन होता है स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में होता है C = ν × लैम्डा। और बेटा यहां से अगर आप लैम्डा निकालेंगे तो आएगा C/ν। ये वैल्यू इधर पुट कर देंगे। तो फोटोन के लिए pPh = मेरे पास आ जाएगा h/C/ν। अब ये न्यू ऊपर चला जाएगा बेटा, ऊपर बन जाएगा hν/c। ठीक
ठीक है। अब एच न्यू को देश का बच्चा बच्चा जानता है, एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो यहां से मेरे पास फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला आप देखोगे तो आ जाएगा ये आ जाएगा EPH एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन C। तो ये दो जो फॉर्मूले हैं इनका यूज करने के बाद रेशियो हमारे पास ये यहां पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? अब देखो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया, अब मैं डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट पे जाता हूं। ठीक है, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे अभी। इसका कैसे करेंगे सर सॉल्यूशन? तो मैं अगर बेटा लिखता हूं मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा √2me एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन की अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन जो थोड़ी देर पहले हमने सोल्व किया अपॉन सी से मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात, अच्छी बात यहां पे ये दी है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ फोटोन दोनों बराबर दी है। मैं इसको ई मान लेता हूं। वैसे ई मानने की जरूरत भी नहीं है, 20 यहां पे दिया हुआ है, बट मैं कैलकुलेशन नहीं बढ़ा रहा हूं। अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम एग्जाम में क्या करेंगे, सिंपली ई मान लेंगे ताकि इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए, लास्ट में वैल्यूज पुट करेंगे। तो अब क्या होगा, अगर मैं यहां पे वैल्यू ई पुट करूंगा तो देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने ई को ई लिख दिया। अब हमें पता है कि कोई चीज स्क्वायर रूट के अंदर जब जाएगी तो स्क्वायर बन के जाएगी। ठीक है, इंटू सी। अब ई से एक ई कैंसिल हो गया, तो फाइनली मेरे पास फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम और फोटोन के मोमेंटम का जो फॉर्मूला बना है बेटा वो हो गया √2m/e इंटू सी। अब ये हमारे पास वो एक्सप्रेशन आ गया जिसमें जब हम वैल्यूज फीड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप लोगों ने एक बात समझनी है, देखो जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं मैं हमेशा बताता हूं बच्चों को कि बेटा अगर आसान सवाल आता है, बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है, तो आप लोगों ने केयरफुल रहना यूनिट वाले गेम में। ठीक है, यूनिट वाला गेम कैसे? देखो हमें एनर्जी की जरूरत है यहां पे, और एनर्जी देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है। तो हमारा पहले टास्क है कि इस एनर्जी को जो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है हमने जूल में कन्वर्ट करना है। अब जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, ये भी बहुत आसान तरीके से मैं बताता हूं बच्चों को कि हमने क्या करना है, सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ई को चार्ज मान लो, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुम्हें पता ही है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज मान के चलेंगे इसको, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बेटा कितना, 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, और यूनिट आ जाएगी जूल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जूल में आ गया। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, जब वैल्यूज पुट करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास दिया है 9 इंटू 10⁻31। वैसे तो 9.1 होता है, लेकिन एग्जामिनर ने खुद कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 9 मेंशन किया था टेस्ट में। ई आ गया बेटा हमारे पास कितना, 20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, और स्पीड ऑफ लाइट देश का बच्चा बच्चा जानता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां से सोल्व करेंगे तो बेटा क्या होगा, 2 से कैंसिल करूंगा 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाऊंगा 0 कैंसिल, 9 स्क्वायर रूट से बाहर आके 3 बन जाएगा, 16 बन जाएगा 4। अंदर जो बचेगा मेरे पास देखो 10⁻31 इधर, -19 इधर, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये होगा 10⁻12 इंटू 3 इंटू 10⁸। तो ये आ जाएगा मेरे पास दोस्तों 9/4 इंटू 10⁻−12, 10⁻12 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10⁻6। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा 10⁻6। तो 10⁻6 हो गया। कैसे हो गया 10⁻6? इसको मैं लिख सकता हूं 10⁻6 स्क्वायर रूट से बाहर हो गया इतना बन जाएगा। ठीक है जी, 10⁸। ये बचा 9/4 इंटू 100 कैसे सर, 10⁸ प्लस 6 हो गया माइनस में, तो 10⁻2 बचा, मतलब 100 बचा, 25 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब 9 इंटू 25 हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल अगर मैं एक्सप्रेशन लिख दूं P/PH मेरे पास आ गया, ये होता है बेटा 225। तो इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन था वो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट था। इस टाइप से हम फर्स्ट सवाल को सोल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब बात आती है सेकंड क्वेश्चन की सर, कि सेकंड कैसे सोल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बर्नौलीज इक्वेशन का सवाल है, फ्लूइड मैकेनिक्स से उठाया हुआ है। बर्नौलीज इक्वेशन में मैं खुद भी बच्चों को बोलता था कि बेटा अगर इससे सवाल आएगा तो कंटिन्यूटी इक्वेशन को इंक्लूड करके आता है। ठीक है, मतलब हम जानते हैं कि बर्नौली इक्वेशन जब हम एक्सप्रेशन भी लिखते हैं तो उसमें वेलोसिटी का भी टर्म आता है, तो चांसेस होते हैं ज्यादातर कि अगर एग्जामिनर बर्नौलीज इक्वेशन पे बड़ा सवाल दे रहा है तो उसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन का भी यूज कराएगा। तो देखो सेकंड सवाल को हम कैसे करने वाले हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ये फर्स्ट क्लियर हो गया सभी को, 225 आंसर आ गया। ठीक है जी, अब बात करते हैं सर सेकंड सवाल की। सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा, तो सेकंड हम देखेंगे वाटर फ्लोज इन ए
स्ट्रीमलाइन मोशन थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, प्रेशर डिफरेंस दिया है पी और क्यू पोर्शन पे, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया पी और क्यू का। हमसे पूछा है रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। देखो रेट ऑफ फ्लो का जो जनरल फॉर्मूला होता है सभी जानते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। क्या होता है बेटा? एरिया इंटू वेलोसिटी। लेकिन बात यहां पर ये आती है कि सर यहाँ दो एरिया दिए हुए हैं, कौन सा एरिया लेंगे, कौन सी वेलोसिटी लेंगे? तो इसमें हम कोई भी एरिया ले सकते हैं और जो एरिया लेंगे उसी सेक्शन का हम वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। तो जैसा कि आप देखेंगे हमारे पास के एरिया तो दिया हुआ है, हमको चाहिए वेलोसिटी, और वेलोसिटी निकालने के लिए यहाँ पे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी इक्वेशन भी अप्लाई करनी पड़ेगी और हमने बर्नौली इक्वेशन भी अप्लाई करनी पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग चीज देखो आप कि ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है कि फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेशन है। यहां भी आप देखोगे तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर में दिया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, और फाइनल आंसर जो पूछा है वो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में पूछा है। तो देखो यूनिट का झोलझाल यहाँ पे भी किया है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी बेटा ये है कि सिर्फ कैलकुलेशन से बात नहीं बनेगी कि तुम्हें फॉर्मूला पता है वैल्यूज फीड की, आपने केयरफुल रहना है कि वैल्यू जो फीड कर रहे हो फॉर्मूले के अंदर वो यूनिट सभी की बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है जी। तो सेकंड सवाल को जब हम करते हैं पहले हम कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, जो होती है बेटा a1 v1 इक्वल टू a2 v2। सर आपने v1 v2 a1 a2 नहीं लिखा, तो p सेक्शन के लिए ap vp अपॉन aq vq। अब यहां से अगर मैं वेलोसिटी का रेशियो निकालूं बेटा तो vp बाई vq मेरे पास कितना आ जाएगा दोस्तों? एरिया ऑफ एट q सेक्शन अपॉन एरिया अपॉन p सेक्शन, vp बाई vq। तो q सेक्शन पे एरिया कितना है? देखो p और q का इसने दिया है, p पे 40 है, q पे है 20, सो 20 अपॉन 40, ठीक है जी। ये आ गया 1/2। अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी एट सेक्शन q इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी एट सेक्शन p। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन अभी होल्ड करके रख लेंगे, ठीक है। देखो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है कंटिन्यूटी की। कैसे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये एक्सप्रेशन? हमें पता है कि जिस पॉइंट पे एरिया डिक्रीज करता है वहां पर वेलोसिटी या स्पीड जो है फ्लो की बढ़ जाती है किसी भी फ्लूइड की, ठीक है। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है। क्योंकि अब P से अगर Q सेक्शन की बात करूं मैं, इसको कन्वर्जेंट सेक्शन हम बोलते हैं, जो नोजल में यूज होता है, कन्वर्जेंट नोजल। नोजल कहां पे यूज होते हैं सर? कार बाइक के जो भी फ्यूल इंजेक्टर होते हैं, जो फ्यूल का स्प्रे करते हैं कंबशन चैम्बर में, वो वहां पे हम यूज करते हैं क्या बेटा? नोजल। और नोजल में क्या होता है कि जो लास्ट वाला सेक्शन है डिक्रीजिंग एरिया का होता है, कम एरिया होता है, एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा। तो देखो Q पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो ज्यादा भी आई है, ठीक है जी। एक एक्सप्रेशन बन गया। क्यों निकाल रहे हैं वेलोसिटी? क्योंकि रेट ऑफ फ्लो तभी निकलेगा जब वेलोसिटी आ जाएगी मेरे पास। अब एक एक्सप्रेशन से आंसर नहीं निकाल सकता मैं, दो अननोन हो गए एक इक्वेशन में मेरे पास, तो मुझको चाहिए दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे बेटा? बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करो। अब मैं अगर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो बर्नौली इक्वेशन सभी जानते हैं, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, जो फॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट रहती है इनकंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो में। तो मेरे पास बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर मैं एक्सप्रेशन अप्लाई करूं तो आएगा P जैसे अगर मैं देखो स्टार्टिंग से ही बता देता हूं आपको, जनरल एक्सप्रेशन होता है हमारा P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये सब लोग जानते होंगे। अब इसमें क्या होगा? इस वाले पार्ट को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हाइट वाले पार्ट को हटा देंगे, ठीक है। क्यों हटाएंगे बेटा इस वाले पार्ट को? क्योंकि अगर मैं ये नीचे ग्राउंड लेके चलूं तो ग्राउंड से जो हाइट है दोनों साइड वो क्या है बेटा? सेम है। तो मैं H1 H2 वाला टर्म यहां पर नहीं लूंगा, ठीक है। जो ये वाला टर्म है पोटेंशियल हेड वाला, इसको हम रिमूव कर देंगे यहां से। हमारे पास जो हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे PP प्लस हाफ रो VP स्क्वायर इज इक्वल टू PQ प्लस हाफ रो VQ स्क्वायर। बात समझ आ रही है बेटा? मैंने ये क्यों हटा दिया? क्योंकि एक साइड लिखेंगे रो जी H1, दूसरी साइड आएगा रो जी H2, और H1 H2 क्योंकि बराबर है दोनों सेक्शन पे, तो बराबर होने की वजह से ये वाला पार्ट हट जाएगा। अब देखो उसने दिया है प्रेशर डिफरेंस, द प्रेशर डिफरेंस ऑफ वाटर बिटवीन P एंड Q इज 15। अब ये भी सोचने वाली बात है कि सर ये कौन सा प्रेशर डिफरेंस है? तो देखो पहले मैं इक्वेशन अगर बनाऊं, PP माइनस PQ इज इक्वल टू हाफ रो, यहां से आ गया कॉमन, ये मेरे पास आ जाएगा बेटा VQ स्क्वायर माइनस VP स्क्वायर। ये मेरे पास अभी एक एक्सप्रेशन आ गया। तो यहां अगर ध्यान से देखोगे, कुछ लोग प्रेशर डिफरेंस में भी कंफ्यूज होते हैं कि जो प्रेशर डिफरेंस है सर ये VP माइनस VQ है या PP माइनस PQ है या PQ माइनस PP होगा। तो इसको हम समझेंगे आसान भाषा में, जैसे हम हीट के केस में समझते हैं
कि इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो टेम्परेचर क्या करते जाता है बेटा, फॉल करते जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज करते जाता है। वैसे ही क्या होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड पी से क्यू सेक्शन की साइड जा रहा है तो प्रेशर ड्रॉप करते हो जाएगा, यहाँ हाई प्रेशर होगा या लो प्रेशर होगा, तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है हाई माइनस लो ही होगा हमारे पास, जो दिया बेटा 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वाटर की डेंसिटी दिया 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, पीपी माइनस पीक्यू की वैल्यू बेटा कितनी होगी हमारे पास 15 इंटू 2 इधर आ गया 2 अपॉन रो, डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, डेंसिटी कितनी है भाई हमारे पास 1000 इज इक्वल टू वी क्यू स्क्वायर माइनस वी पी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 500, और अगर मैं इसको लिख दूं फिर थोड़ा चेंज करके इक्वेशन को, वी क्यू स्क्वायर माइनस वी पी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 5 से कैंसिल करेंगे, ये होगा 3/100, 5 3 15 और ये 3/100 मेरे पास ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट से 2 में वैल्यूज पुट करनी है, कोई भी एक वेलोसिटी निकालनी है और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, इसको मैं थोड़ा पार्ट को रिमूव कर दूं। वी क्यू इक्वल टू, हमारे पास देखो जो एक्सप्रेशन आ रखा है वो क्या है, वी क्यू इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वीपी। इसका हमने यूज करना है, कहां पे यूज करना है सर, कहां पे यूज करना है हमें इसका यूज करना है इस फॉर्मूले में। तो वी क्यू ट्वाइस ऑफ वीपी, तो ट्वाइस ऑफ वीपी स्क्वायर माइनस वीपी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3/100। अभी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, डेसिमल पॉइंट में भी लिख रहा हूं, तो 4 वीपी स्क्वायर माइनस वीपी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/100, ये हो जाएगा बेटा 3 वीपी स्क्वायर इक्वल टू 3/100। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, वीपी आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1/100, 1/10, तो वेलोसिटी एट सेक्शन पी मेरे पास आ गया बेटा 0.1 मीटर पर सेकेंड। ये किसमें आया बेटा मेरे पास 0.1 मीटर पर सेकेंड में आया, ऐसा ही सिस्टम में मेरे पास आ गया है। अब उसने हमसे पूछा बेटा फ्लो रेट, और वही पूछा किसमें सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो फ्लो रेट जो मैं निकालूंगा दोस्तों, फ्लो रेट के लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे एरिया, क्योंकि मेरे पास वेलोसिटी पी सेक्शन पे आ गई तो पी वाला यूज कर लेते हैं, एपी इंटू वीपी, एवी जो फ्लो रेट होता है। अब क्योंकि आंसर हमारा क्या है, आंसर उसने पूछा है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में, तो वेलोसिटी को भी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में कर लेते हैं चेंज। कैसे होगा 0.1 इंटू 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो गया बेटा 100 सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड। वैल्यूज यहां पुट कर देंगे। तो पी पॉइंट पे जो एरिया है बेटा कितना दिया है, पी पॉइंट पे एरिया देखेंगे तो हमें दिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पी पॉइंट पे वेलोसिटी आ गई 0.1 इंटू 10⁻², तो ये पॉइंट से कैंसिल हो गया। 4 इंटू 10⁻² का मतलब आ गया 400। तो हमारे पास जो सेकंड आंसर आ गया दोस्तों वो आ गया है 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा उसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 2 सवाल हमने कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वाला कैसे करेंगे सर, ठीक है, नेक्स्ट के लिए ओके ये हो गया हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, एक मिनट सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, वेट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है ए थिन हॉरिजॉन्टल डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट अ वर्टिकल। देखो रोटेशनल मैकेनिक्स का सवाल दिया है, रोटेशनल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, मतलब सारी वैरायटी डालनी है अच्छी अच्छी उसने। ए थिन हॉरिजॉन्टल डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स फिक्स सेंटर ओ। सेंटर ओ का मतलब बेटा सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। ठीक है, कहां से पास कर रहा है दोस्तों, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है एक्सिस। ठीक है, ओके। अब उसने बोला इट्स एंगुलर मोमेंटम इज एल ए एंड एल बी कंप्यूटेड अबाउट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी with OB is twice the OA, then find the LA by LB। मतलब हमने क्या करना है, ये एक डिस्क है जो अपने एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहा है, और एक्सिस कहां से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहा है। ए और बी पॉइंट के अबाउट में हमने एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो देखो गिवन क्या है यहाँ पे, अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं उसमें, एक बार देखेंगे बेटा ध्यान से, कि ये डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास R है, ठीक है, उसने बोला OB इज ट्वाइस ऑफ OA, तो ये भी कितनी होगी R होगी। एक कंडीशन तो ये दे दी है इसने। ठीक है, दूसरा उसने बोला कि सेंटर मास के अबाउट में रोटेट कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। देखो हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं
तो मेरे पास होता है R क्रॉस P प्लस I इंटू ओमेगा। अब बात आती है सर ये आपने डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे कैसे लिख दिया? ये फॉर्मूला हमारे पास होता है फॉर ए बॉडी विच इज अंडर कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। मतलब बॉडी के अंदर ट्रांसलेशनल मोशन भी है और साथ ही साथ बेटा बॉडी के अंदर कैसा मोशन है? रोटेशनल मोशन भी है। यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि देयर इज नो ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, ओनली रोटेशनल मोशन इज देयर, प्योर रोटेशनल मोशन। तो प्योर रोटेशनल मोशन की वजह से ये वाला पार्ट तो बेटा हट जाएगा जो मैंने इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखी है। यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम आएगा, ऑब्वियस सी बात है एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का उसने रेशियो पूछा है। यहां पे जो बेटा एंगुलर मोमेंटम आएगा वो सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन की वजह से आएगा। अब रोटेशनल मोशन की वजह से अगर मैं देखूंगा तो अगर मैग्नीट्यूड में फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो एल मेरे पास सीधे सीधे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आउट सेंटर मास इनटू ओमेगा यूज होगा। अब क्योंकि ये क्या है, थिन हॉरिजॉन्टल डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है अबाउट द सेंटर। यहाँ पे जब एक्सिस पास कर रहा है तो क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर मास क्या होता है, mr²/2 होता है। रिंग के लिए होता है बेटा mr² और डिस्क के लिए हमारे पास क्या होता है mr²/2। अब क्योंकि ये सेंटर मास के अबाउट में है तो पॉइंट चाहे आप ए पे लो चाहे बी पे लो, मतलब अगर मैं लिखता हूं मैं अगर लिखता हूं बेटा LA तो तब भी क्या आएगा आई सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा, ठीक है। और एंगुलर स्पीड क्या है, सेम है, कांस्टेंट लेके चलेंगे जब ये घूम रहा है। और बी के अबाउट में लेके चलेंगे तब भी क्या आएगा आई सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया, क्या बताया बेटा, दोनों का सेम होगा। तो इसीलिए यहां पे अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं LA/LB और ये चीजें दोनों क्या है, सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो इसका आंसर आएगा 1/1, मतलब 1 आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम है उसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है जिस एक्सिस के अबाउट में बॉडी रोटेट कर रही है उसके अबाउट में, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट में, सॉरी, जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट में रोटेट कर रही है बॉडी। तो ये बेटा हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। थर्ड का हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया, फोर्थ, ठीक है जी। अब आता है फोर्थ। तो देखो अभी तक जो ये सवाल थे जो अभी हमने डिस्कस किए हैं इसमें कंटिन्यूटी वाला थोड़ा सा जो बर्नौलीज इक्वेशन वाला है थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन थी, 10-20 ग्राम, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी। अभी सीक्वेंस बिल्कुल ठीक चलिए। फोर्थ सवाल भी हम ये नहीं बोलेंगे बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने बताया कि ओवरऑल पेपर टफ था फिजिक्स का, बट फिर भी 8 से 10 सवाल ऐसे थे जो थोड़ा ठीक ठाक थे। हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ऐसे ही सवाल आया करते थे नीट में और वैसे ही दिए हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन हो गया बेटा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना फोर्थ सवाल। ओके, तो फोर्थ के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा ये दिया है, कंसिडर लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इफ N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस द इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। मैं तो बच्चों को जब भी पढ़ाता हूं हर बार बोल रहा हूं अभी पिछले कुछ टाइम से कि बेटा सोलेनॉइड एग्जामिनर का फेवरेट है, टोरॉइड वगैरह सिलेबस से हटा दिया है, सोलेनॉइड पे सवाल आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। अब उसने क्या किया कि डायरेक्ट सोलेनॉइड पे क्वेश्चन ना पूछ के थोड़ा सा उसको आगे और लिंक कर दिया है सेल्फ इंडक्टेंस के साथ। तो देखो हमें पता है ना जो हमारे पास बेटा, एक मिनट, जो हमारे पास ये सोलेनॉइड होता है तो इसके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सभी लोग याद रखते हैं, स्कूल में डेरिवेशन भी आता है इसका, म्यू नॉट एन आई, बोर्ड एग्जाम्स में। और यहाँ पे स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो एन इंटू आई और इसको रिप्लेस करेंगे एल से। तो बेटा जो एन है उसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, कैपिटल एन अपॉन एल। इस बात को आपने याद रखना पड़ेगा कि स्मॉल एन इज नॉट द नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स होता है। तो स्मॉल एन को मैंने कैपिटल एन बाई एल की फॉर्म में यहाँ पे चेंज कर दिया है। वैसे चेंज करने की जरूरत नहीं थी, स्मॉल एन की फॉर्म में आंसर है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसी फॉर्मूले से बात बन जाएगी। उसने पूछा सेल्फ इंडक्टेंस बताओ, तो देखो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूले हम याद रखते हैं, एन फाई बाई आई होता है बेटा, ठीक है, एन फाई बाई आई हुआ। अब यहाँ पे एन फाई का फॉर्मूला क्या होता है, एन बी ए अपॉन आई, एन बी ए अपॉन आई। अब एल इज इक्वल टू, यहां तो सिर्फ वैल्यूज फीड करनी है तुमने और बस बात खत्म। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एन इंटू एरिया की वैल्यू क्या पुट करेंगे, पाई आर स्क्वायर, एरिया को पुट कर दिया पाई आर स्क्वायर अपॉन करंट हो गई आई, बी की वैल्यू इधर डालो फिर से, म्यू नॉट एन आई अपॉन कैपिटल नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में कर रहे हैं पहले, एल हो गया, आई से बेटा आई कैंसिल हो गया। तो इंडक्टेंस यहां पे तुम देखोगे ये आएगा म्यू नॉट
एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। अभी हमारे पास इस तरीके से फॉर्मूला आ गया है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे बेटा, क्योंकि स्मॉल एन की फॉर्म में फॉर्मूला बनाना है, तो हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एल से मल्टीप्लाई कर दो और एक एल से डिवाइड कर दो। बात आ रही है सर एल से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, एल से डिवाइड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नोट पाई आर स्क्वायर एल इंटू एन स्क्वायर में इधर लेके चला गया और एल इंटू एल, ये एल स्क्वायर हो जाएगा, और एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, आप देखो ऊपर क्या दिया हुआ है, एन बाई एल स्मॉल एन है तो ये हो जाएगा स्मॉल एन स्क्वायर। तो बेटा आंसर आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा म्यू नोट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास आ गया। बस सब्स्टिट्यूशन क्या करना था, कैपिटल एन की फॉर्म में लेके चले, स्मॉल एन और कैपिटल एन का गेम हमें पता होना चाहिए, तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। फोर्थ का सेकंड ऑप्शन सही था बेटा। ठीक है, फोर्थ तो कौन सा ऑप्शन सही आ गया हमारे पास, सेकंड ऑप्शन फोर्थ का सही हो गया है। अब 5 क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा बेटा, देखो 5 क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें गिवन है द टेम्परेचर ऑफ ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस r is increased by a small amount delta t if the linear coefficient of thermal expansion of the metal is alpha, the approximate increase in the volume of sphere। तो ये भी अगर आप देखेंगे किसी भी बुक में, इवन एनसीईआरटी किताब में भी देखेंगे तो आपको इस पर बेस्ड फॉर्मूला मिल जाएंगे। ये लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन का पार्ट है, मतलब थर्मोमेट्री वाले चैप्टर से सवाल पूछा गया है। अब इसमें देखो एक एक्सप्रेशन तो ये यूज होने वाला है जो हम इवन बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, सॉरी स्कूल के एग्जाम के लिए भी याद रखते थे +1 में, अल्फा बीटा गामा के रिलेशन। ठीक है ना, लीनियर कोफिशिएंट के लिए, एरियल के लिए और वॉल्यूम के लिए क्या होता है बेटा, 1:2:3। रेडियस की बात कर रहा है, मतलब लीनियर के लिए डाटा के बारे में उसने कुछ बोल रहा है, वॉल्यूम में पूछा है। तो हमें पता है कि जैसे लीनियर एक्सपेंशन के लिए चेंज या इंक्रीज इन रेडियस अगर मैं लिखता हूं तो ये आएगा मेरे पास r इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये कैसे आता है इसका भी डिटेल एनालिसिस हम कर सकते हैं, है ना। इनिशियल अगर रेडियस को मैं r मान लूं और फाइनल हो जाएगी हमारे पास टेम्परेचर के साथ r इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, सबस्ट्रैक्ट करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल तो चेंज आ जाएगा। ठीक है जी। वैसे ही 3D में अगर मैं वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करूं तो बेटा ये आएगा v इंटू अल्फा की जगह आ जाएगा गामा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है यहां से आप देखेंगे अल्फा बाई गामा इज इक्वल टू 1/3। तो गामा की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आती है बेटा, सॉरी हाँ, गामा की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 3 इंटू अल्फा। यहां पुट कर देंगे, डेल्टा वी आ गया मेरे पास v इंटू 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। थोड़ा अरेंज कर लेंगे इसको, 3 अल्फा डेल्टा टी इंटू वी। अब वॉल्यूम की बात करें, क्योंकि बॉडी का नाम उसने क्या बताया यहाँ पे, स्फीयर है। क्या है हमारे पास दोस्तों, ये एक स्फीयर। तो स्फीयर दिया है तो बेटा स्फीयर का वॉल्यूम पुट करेंगे 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। वॉल्यूम का सॉरी स्फीयर का वॉल्यूम पुट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। 3 से 3 कैंसिल हो गया। सो इंक्रीज इन वॉल्यूम जो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 4 पाई अल्फा आर क्यूब डेल्टा टी। कितना आ जाएगा बेटा, 4 पाई अल्फा आर क्यूब डेल्टा टी। तो हमारे पास इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हुआ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ भाई, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 को देखो कैसे सोल्व करेंगे अभी हम। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा हमारे पास, अपने नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी से, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल पूछ लिया है। ठीक है, और उसमें भी जैसा मैंने बताया पेपर देखा ये सभी ने कैसा है, मुश्किल है और सारे के सारे कंसेप्ट डाले हुए हैं। यहाँ पे 2 सर्किट दिए उसने, ए एंड बी हैविंग ईच हैविंग 2 रेसिस्टर, दो रेसिस्टर लगाए हैं। वन ऑफ देम हैज ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, विजिबल है क्लियरली, एक का नेगेटिव है। करंट अगर आई ए और आई बी है और रेसिस्टेंस आर नोट है। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर पे जो रेसिस्टेंस है वो आर नोट है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो हमने बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस के जो पहले बिल्कुल आसान सवाल आया करते थे फॉर्मूला बेस्ड, कि भाई पहले टेम्परेचर 50 ओम पे अगर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर 3 ओम था, 100 पे कुछ और हो गया तो कैलकुलेशन करो अल्फा की, या कोई और डाटा पूछता था। उसको इसने अलग कहानी बना के दे दिया है, जहां पे हमें पता चल रहा है कि सेकंड फॉर्मूला याद करो बेटा, सेकंड फॉर्मूला कंडक्टर्स के लिए वैलिड है अगर मैं याद दिलाऊं कुछ, और जो नेगेटिव कोफिशिएंट जो होता है ये हमारा सेमीकंडक्टर के लिए होता है। आप सब लोग जानते होंगे कंडक्टर सेमीकंडक्टर के केस में ये चीज उल्टा होती है।
कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है, और अगर सेमी कंडक्टर का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस वहां पे कम होता है। उसमें बहुत सारे गेम है, रिलैक्सेशन टाइम का गेम है और चार्ज डेंसिटी का गेम है, उसकी मैं बात अभी डिटेल में नहीं करूंगा। पहले आसान तरीके से सवाल को सोल्व करते हैं। करंट के बारे में बात की है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बात कर रहा है बेटा। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हमें पहले रिलेशन निकालना पड़ेगा, करंट का रिलेशन कैसे आ रहा है, करंट टेम्परेचर पे डिपेंड किस तरीके से कर रही है वो हमने देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस में देखो सिंपल सी बात है, फर्स्ट केस में अगर मैं रेसिस्टेंस निकालूंगा I इक्वल टू वी बाई आर इक्वलेंट। इवन दूसरे केस में अगर मैं IB भी निकालता हूं दोस्तों तो ये भी V बाई आर इक्वलेंट ही आएगा, क्योंकि पोटेंशियल दोनों में सेम अप्लाई किया है, बात है रेसिस्टेंस की। अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की बात करें तो बिल्कुल आसान होता है बेटा। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर मैं निकालूं I इक्वल टू वी बाई, सीरीज में क्या होता है, सीरीज में तो प्लस कर देते हैं ना, R1 प्लस R2, तो आएगा आर नोट इंटू वन माइनस एल्फा डेल्टा टी प्लस आर नोट इंटू वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। यार बात समझ में आ रही है क्या करने जा रहा हूं मैं? अगर ये रेसिस्टेंस मेरे पास R1 है, ये R2 है, तो सीरीज में सभी को इक्विवेलेंट पता है ना, R1 प्लस R2, और ये दोनों पैरेलल में है तो यहाँ का इक्विवेलेंट भी पता होगा सभी को, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हम जानते हैं, इन्हीं को यूज करना है हमने। तो यहां से IA अगर मैं देखूं बेटा तो V अपॉन, देखो अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा R नोट और R नोट हो गया मेरे पास 2R नोट, हाँ 2R नोट निकल के आएगा। अब बोलोगे सर ये चीज कहाँ चली गई, ये चीज कैंसिल हो जाएगी जब R नोट का मल्टीप्लाई करोगे अंदर, अभी नहीं, मैंने पहले कैंसिल कर दिया इसको, R नोट का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, IA आया V बाई 2R नोट। अब देखो V कांस्टेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, 2 कांस्टेंट है, R नोट उसने बोला इनिशियल टेम्परेचर पे जो रेसिस्टेंस है वो R नोट था जब इनिशियल टेम्परेचर था, मतलब R नोट भी कांस्टेंट है क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर कांस्टेंट था, टेम्परेचर को बाद में चेंज कर रहे हैं। तो डेटा यहां से ये निकल के आ रहा है बेटा कि जो IA करंट है फर्स्ट केस में वो कांस्टेंट है, फर्स्ट केस की करंट कांस्टेंट होएगी भाई, कौन सा? अब देखो इसको बोलते हैं कुछ आंसर एलिमिनेशन ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फंस रहे हैं एक जगह। हमें ये पता चल गया कि थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है, IA डिक्रीज बताया, एक में इंक्रीज बताया। अब यहाँ पे सेम बता, इन दो में से कोई एक है ना, इन दो में से कोई एक है। पुराने जमाने में तो आंसर एलिमिनेशन ट्रिक इतने मजे से काम करती थी कि कभी कभी 4 में से हमें ये नहीं पता चलता था कौन सा सही है, लेकिन ये पक्का श्योर होते थे हम गलत कौन से हैं, गलत हटाए एक बचा, पर ऐसा नहीं होता है ना। अभी क्या है, 2 में से कोई एक हमें सही मिलने वाला है, वो देखते हैं। तो बेटा R इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होगा, तो पैरेलल में देखो हमें R इक्विवेलेंट के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, पहले अलग से पहले R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे हम, जो हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे वो आएगा बेटा R1 R2 अपॉन R1 प्लस, ठीक है सर करो सोल्व। R1 R2 कितना भाई, R नोट इंटू वन माइनस एल्फा डेल्टा टी, दूसरा आ गया R नोट इंटू वन प्लस एल्फा डेल्टा टी अपॉन, दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। अब दोनों को जब प्लस करेंगे R1 R2 को, तो जैसा पहला मैंने एक्सप्रेशन निकाला बेटा डायरेक्ट लिख दूंगा, नीचे आएगा 2R नोट, नीचे क्या आएगा 2R नोट आ गया भाई, R नोट से R नोट कैंसिल हो गया था। एक R इक्विवेलेंट जो मेरे पास आया वो आया R नोट इंटू, देखो A प्लस बी A माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, सो 1 माइनस एल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर अपॉन 2। तो अब अगर मैं करंट निकालता हूं IB, तो IB आएगी बेटा V बाई आर इक्विवेलेंट, तो V बाई आर इक्विवेलेंट अगर मैं लिखूंगा तो 2 सीधे ऊपर चला जाएगा, 2V अपॉन R नोट इंटू 1 माइनस एल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, ठीक है बेटा, अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। अब बात आती है सर यहाँ पे कि अब यहां से हम क्या गैस कर सकते हैं, ठीक है, क्या गैस कर सकते हैं। तो हमें पता है कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो ये वाला जो नीचे वाला टर्म है ये ओवरऑल भी बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 1 से जो मैं जब अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो ये वाला जो टर्म है मेरे पास, जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, पहले हमने इसको देखना पड़ेगा बेटा। ये क्या करेगा, नीचे वाला टर्म है वो कम होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, देखो टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, ओवरऑल वाला पार्ट क्या हो गया, कम हो जाएगा। अब इनवर्स रिलेशन है, ये वाला पार्ट कम होगा तो IB करंट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? मैं क्या बताना चाह रहा हूं, 1 से जब चीज को मैं जो माइनस कर रहा हूं उसको अगर बढ़ाते जा रहा हूं तो ओवरऑल वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब नीचे वाला टर्म टेम्परेचर बढ़ाने पे जब नीचे वाला ओवरऑल टर्म कम होगा तो मेरे पास करंट की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी।
तो आई बी इंक्रीज करेगी। आई ए कॉन्स्टेंट रहेगी, आई बी इंक्रीज करेगी। तो इसका बेटा सेकंड ऑप्शन सही है, आई ए रिमेन्स कॉन्स्टेंट व्हाइल आई बी इंक्रीजेज। ठीक है जी, ये हो गया बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब सवाल नंबर 7 की बात करते हैं। सवाल नंबर 7, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा हमारे पास आ गया, ये गायब ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, फर्स्ट हो गया, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं एक बार। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, कौन सा, मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है। ठीक है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन जो पढ़ते हैं हम, उस पर बेस्ड सवाल है। ठीक है जी, क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 में, ए बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस सच दैट फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड। ठीक है जी, फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे तभी करंट बनेगी। इफ पावर ऑफ द लाइट सोर्स स्टार्ट्स टू डिक्रीज लीनियरली, पावर को डिक्रीज कर रहे हैं सोर्स की विद टाइम, देन वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। ये चीज उसने पूछी है यहाँ पे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का बिहेवियर बताओ, और स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ साथ बेटा हमें बिहेवियर बताना है किस चीज का, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो 2-4 चीजें हैं इसमें जो हम बिल्कुल याद रखते हैं। वो क्या है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड हैं वो डायरेक्टली हमारे डिपेंड करेंगे इस पावर सोर्स के ऊपर। पावर सोर्स इंक्रीज करेगी अगर लाइट की, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड भी इंक्रीज करेंगे, करंट भी इंक्रीज करेगी। ये डिक्रीज करेगी तो करंट भी डिक्रीज करेगी। कंडीशन यहाँ पे वही है जो मेंशन नहीं की, बैकग्राउंड में है, क्या है, थ्रेशोल्ड वाली कंडीशन, कि जो फ्रीक्वेंसी है जो इंसिडेंट लाइट की है ना, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए बेटा, बराबर होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे जैसे उसने बताया कि पावर जो है यहाँ पे लाइट सोर्स की पावर है, जो लाइट सोर्स है, जो बेटा लाइट सोर्स है, उसकी पावर को अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं और लीनियरली रिड्यूस कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, ये भी क्या करेंगे, फॉल करेंगे, डिक्रीज करेंगे। और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड अगर डिक्रीज करेंगे तो करंट भी हमारे पास से लीनियरली क्या करेगी, इसमें डिक्रीज करेगी। तो करंट डिक्रीज वाले ग्राफ देखो कौन कौन से हैं हमारे पास, सेकंड और थर्ड है। तो सेकंड और थर्ड में से एक ऑप्शन सही है करंट के हिसाब से। तो पहला ऑप्शन यही हो गया बिल्कुल कि भाई इस टाइप से हमारा लीनियर डिक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा। किस चीज में भाई साहब, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। अब बात आ रही है यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं, इसका चेंज हमें देखने को मिलता है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है जो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर जाता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या करेगा बेटा, चेंज करेगा। तो ये हो गया हमारा 7th का सेकंड ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बात आ गई भाई साहब जीनर डायोड की। चुन चुन के चीजें डालनी है, जो अच्छी चीजें जिस चैप्टर में बोली जाती हैं उसको चुन चुन के डालना है और मुश्किल सवाल बनाने की कोशिश किया ज्यादातर। अभी आएंगे, अभी तो चलो थोड़ा चला हुआ है माहौल। देखो जीनर डायोड हमें पता है कि रिवर्स बायस पे काम करता है, फॉरवर्ड पे ऑर्डिनरी की तरह काम करता है, और एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है। ठीक है, इसमें उसने डायग्राम खुद बना के दिया। उसने बता दिया कि जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है -3 वोल्ट है। ठीक है जी, इतने पे ब्रेक डाउन कर जाएगा, और उसके बाद जो इनपुट में सप्लाई वोल्टेज दी है वो -5 वोल्ट दी है। मैग्नीट्यूड पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए। देखो जीनर डायोड का सिंपल सा पहले केस समझो कि एज ए वोल्टेज रेगुलेशन हम इसका रियल लाइफ में कहां पे केस समझ सकते हैं। तो मैं बच्चों को एक ही एग्जांपल बताता हूं उसका, कि बेटा जो हमारा मोबाइल का चार्जर होता है ना, और हम मोबाइल के पास जो सप्लाई भेजते हैं, ठीक है, मोबाइल के पास जो देखो घरों में आती है 220 वोल्ट एसी। ठीक है जी, 220 वोल्ट के बाद हमने, आप लोगों ने देखा होगा जब वायर के इस वाले पार्ट को हम टच करते हैं तो हमें कोई भी करंट नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे डीसी पहुंचती है। अब सारा का सारा गेम जो होता है वो चार्जर का जो एडेप्टर है इसके अंदर होता है, जिसमें पहले एसी वाला पार्ट है ना, एसी में रेक्टिफायर लगा के उसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद आप लोग देखना कि मोबाइल के पास 5 वोल्ट या 10 वोल्ट ऐसे कुछ लिखा होता है। 220 से सप्लाई हमें इतनी भेजनी है और सप्लाई कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर यहाँ पे फ्लक्चुएशन होगी तो मोबाइल डैमेज कर सकता है।
तो याद रखना इसके अंदर जो मोबाइल वाला हमारा जो पार्ट है, चार्जर का पार्ट, इसमें भी जीनर डायोड का इस्तेमाल होता है, ठीक है, ताकि जो वोल्टेज है यहाँ पे फ्लक्चुएशन 220 की जगह अगर 210 हो रही है, कभी 200 हो रही है, 230 हो रही है, 190 हो रही है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, 5 वोल्ट अगर मोबाइल को चाहिए तो जीनर डायोड इसको रेगुलेट करके 5 वोल्ट पे लेके जाता है। अब देखो बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं जा नहीं सकता हूँ, उसके लिए तो मुझे चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा, तब बात को समझेंगे। तो क्लियर सी बात यहाँ पे ये है कि बी और ए का अगर पोटेंशियल डिफरेंस उसने पूछा है तो सप्लाई वोल्टेज ज्यादा है, सप्लाई वोल्टेज बेटा क्या है यहाँ पे, ज्यादा है, और जो जीनर के पास है वो कितनी है, जो कांस्टेंट मेंटेन रख रहा है 3, तो 5 का जो बचा हुआ पार्ट है, जो बाकी पार्ट है रेगुलेट करने के लिए, वो ये रेसिस्टेंस ही यूज करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा, अगर आप देखेंगे कि जो सबसे पहली बात तो जो सप्लाई वोल्टेज, मैं क्या बोल रहा हूँ, सप्लाई वोल्टेज इज ग्रेटर देन, जो मैग्नीट्यूड की बात करें, जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है जीनर की उससे ज्यादा है। अब ज्यादा सप्लाई होगी, इसने कांस्टेंट मेंटेन रखना है ब्रेक डाउन को, तो जो 5 का बचा हुआ पार्ट होगा, मतलब 5 माइनस कितना है 3, 2 वोल्ट, वो कहां पे जाएगा, इस रेसिस्टेंस के पास जाएगा, ताकि जो ये 3 वोल्ट है ये हमारे पास कांस्टेंट मेंटेन रह सके, कहां पे बेटा, जीनर डायोड के पास। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब हम अपना अगला सवाल डिस्कस करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आ गया है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आएगा नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके ठीक है जी, ये देखो फिर से फ्लूइड मैकेनिक्स का सवाल आ गया, टर्मिनल वेलोसिटी पे, विस्कोसिटी वाला पार्ट। इन द मेजरमेंट ऑफ ए विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड यूजिंग टर्मिनल वेलोसिटी एक्सपेरिमेंट, स्फेरिकल बॉल्स ऑफ सेम रेडियस, ठीक है, 2 बॉल्स हैं, रेडियस सेम है, बट हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज आर यूज्ड, द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी विद द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये बताना है। मतलब टर्मिनल वेलोसिटी की जो बेटा वेरिएशन हमने बतानी है, किसकी वेरिएशन बतानी है, टर्मिनल वेलोसिटी की वेरिएशन, वो हमने बतानी है किसके साथ, रो बाई सिग्मा के साथ। तो इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स वाला पार्ट यूज करना पड़ेगा। देखो यहीं पे तो मेडिकल वालों को परेशान किया गया है कि बच्चों को जो क्वेश्चंस हैं वो लेवल बढ़ाया, मैथमेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा डाल रहा है, सोचना पड़ेगा सवाल को, ठीक है, क्योंकि कर तो सकते हो तुम इसको, लेकिन एग्जाम में बैठ के करना एकदम पॉसिबल नहीं है, घर पे बैठ के टाइम लगाओगे तब जाके हो भाई, तो इसीलिए पेपर को मुश्किल बोला जा रहा है बेटा, ठीक है। तो देखो जैसे सबसे पहले अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी याद करें, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2/9 रो माइनस सिग्मा इंटू आर स्क्वायर बाई एच, 2/9 रो माइनस सिग्मा, सॉरी ये हो गया हमारे पास सिग्मा माइनस रो, ठीक है, सिग्मा, वेट आर स्क्वायर बाई एच, ये हो गया हमारे पास सिग्मा माइनस रो, मतलब बॉल की डेंसिटी, मटेरियल की डेंसिटी सब्सटेंस के, और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी, ये आ गया हमारे पास 2/9 सिग्मा माइनस रो इंटू आर स्क्वायर बाई एच। और आप लोगों को याद भी हो गया स्टोक्स लॉ में कैसे था कि कोई स्फेरिकल बॉल है आर रेडियस की, और इसको हमने ऐसे ड्रॉप कर दिया है किसी फ्लूइड के अंदर, ठीक है, विस्कस फ्लूइड के अंदर हमने ड्रॉप कर दिया, नीचे की साइड मूव कर रहा है, आफ्टर सम टाइम ये कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेता है, जिसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है जी, इस टाइप से किया है। अब देखो हमारा जो इसमें बिहेवियर पूछा गया है वो सिग्मा बाई रो की फॉर्म में पूछा गया है, तो थोड़ा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं इसको तो मेरे पास आ जाएगा 2/9 इंटू आर स्क्वायर बाई एच, इन टर्म को मैंने एक साथ ले लिया, यहां से मैं रो कॉमन ले लेता हूं ताकि मेरे पास इस तरह का फॉर्मेट बन जाए, सिग्मा माइनस रो इंटू 1, ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी की बेटा इक्वेशन बन के आ रही है, ठीक है, जो पूछा गया है यहाँ पे, पूछा द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी विद द रेशियो ऑफ डेंसिटी सिग्मा टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, ये बात हमसे पूछी गई है। अब हमने बताना है वीटी का सिग्मा बाई रो के हिसाब से कौन सी वेरिएशन सही होगी। देखो फर्स्ट की बात करें तो सरासर गलत है, कांस्टेंट रह रहा है। देखो इसको हम अगर कंपेयर करें, इक्वेशन 1 मान लिया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में अगर हम जाएं तो ये हो जाएगा मेरे पास y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करूं तो देखो m यहां पे पता है हमारे पास स्लोप होता है, और c हो गया हमारे पास इंटरसेप्ट वाला पार्ट। इंटरसेप्ट, देखो इंटरसेप्ट हमारा कौन से ग्राफ में नेगेटिव है, हमने यहाँ पे ये चेक करना है, ठीक है, कौन से ग्राफ में हमारा इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो अगर आप देखेंगे कि इस वाले ग्राफ को
जो ये वाला ग्राफ है, देखो यहाँ पे तो ओरिजिन पे चली गई ये चीजें। इस वाले ग्राफ को अगर मैं नीचे की साइड ऐसे एक्सटेंड करूं तो इसमें फोर्थ में जो हमारा इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग हमने इसका क्या देना है बेटा, आंसर देना है। तो इन चारों में से जो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, जो करेक्ट डायग्राम निकल के आता है, वो फोर्थ हमारा निकल के आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की। अच्छा, एम यहाँ पे स्लोप हो गया, स्लोप आप देख रहे हैं कांस्टेंट डाटा निकल के आ रहा है, तो कांस्टेंट ही जा रहा है, वो मैं चलो बताना भूल गया आप लोगों को। तो फोर्थ ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 10। 10 की बात करें, 2 प्लैनेट्स दिए हैं, मास दोनों का सेम दिया है, रेडियस अलग अलग दी है, रेडियस का रिलेशन दिया है, एस के वेलोसिटी v1 v2 दी है, रेशियो पूछा। देखो एस के वेलोसिटी का फॉर्मूला सभी को पता है, √2gm/r। ओके, ये होता है √2gm/r। तो यहाँ पे देखो 2 कांस्टेंट हो गया बेटा, g कांस्टेंट हो गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इक्वल मास बोल रहा है, मास सेम है। हाँ, ये थोड़े अच्छे सवाल थे जो मैं बता रहा हूँ कि 8 से 10 क्वेश्चन थोड़े ठीक थे कि बच्चों को पहले जैसा फील आया। तो हमारे पास अगर आप देखेंगे एस के वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ r। यहां पे रेशियो पूछा है v2/v1, तो बेटा v2/v1 अगर मैं करूंगा तो हमें पता है इनवर्स रिलेशन में हो जाएगा r1/r2। रिलेशन क्या दिया हुआ है, r2 दिया बेटा r1/2, वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ r1/r2 क्या दिया r1/2, r1/2 2 ऊपर चला जाएगा, तो v2/v1 हमें कितना दे दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसका 10th का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। ठीक है बेटा, 10th का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 में दिया है, देखो अल्टरनेटिंग करंट, ये भी फिक्स अल्टरनेटिंग से एक सवाल आता है, बट इस क्वेश्चन में भी आप देखेंगे, ठीक है, तो गेम किया हुआ है। जो गेम हम क्या समझेंगे, देखो जरा, मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा सोल्व करते टाइम, अगर रटंत विद्या का प्रयोग करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। वो क्या है, कोई एसी सर्किट है, सप्लाई वोल्टेज दे दी, एलसीआर सर्किट ही हम एक्सपेक्ट करते हैं एसी में। एग्जामिनर सोचता है कि प्योरली इंडक्टिव, रेसिस्टिव, कैपेसिटिव या डबल कॉम्बिनेशन ना देके अगर वो एलसीआर ही दे दे तो पूरे चैप्टर की नॉलेज यूज हो जाती है। एग्जामिनर का ऐसा थोड़ा मान्यता होती है। तो ये डाटा गिवन है, करंट का एम्पलीट्यूड बताना है सर्किट के अंदर। तो देखो बेटा, एल गिवन है, सी गिवन है और आर गिवन है। करंट निकालने के लिए चाहिए, करंट क्या होती है हमारे पास, करंट अगर हम निकालेंगे और एलसीआर सर्किट है तो V/Z होगा, इंपीडेंस आता है इसी सर्किट में। अब ऐसा नहीं है कि V/R, V/XL, V/XC लिख देंगे डायरेक्ट, एलसीआर सर्किट में V/Z आएगा। हमारा टास्क है सबसे पहले Z निकालना। Z का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, इंपीडेंस ऑफ ए RL सर्किट, या XC माइनस XL भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि कौन सा रिएक्टेंस ज्यादा है उसके हिसाब से। स्क्वायर करोगे आंसर प्लस ही आएगा। ठीक है जी, सबसे पहला टास्क हमारा क्या है, XL और XC निकाल लो। सर R तो गिवन है डायरेक्ट, XL जो निकालूंगा वो आएगा बेटा ओमेगा L से। अब चाहिए सर ओमेगा क्या है, तो हमें पता है कि ये चीज होती है जब कंपेयर करेंगे V इक्वल टू, या मैं करके बता देता हूँ प्रॉपर, बच्चे बोलेंगे सर ने बताया नहीं डिटेल में। V इक्वल टू 220 साइन, ये है मेरे पास 2 × 10⁻³ इंटू टी। इसको कंपेयर करेंगे V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन से कंपेयर करने पे ओमेगा की वैल्यू आ रही है 2 × 10⁻³ कितने आ गए बेटा, 2 × 10⁻³ हमारे पास ये वैल्यू आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई, हर्ट्ज में नहीं आएगी, रेडियन पर सेकंड में आई। अब मैं अगर निकालता हूं ओमेगा एल तो आएगा मेरे पास ओमेगा एल, सॉरी मैंने निकालना एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्योंकि मेरे को एक्सएल चाहिए और एक्सी चाहिए, एक्सएल आएगा ओमेगा एल से। तो बेटा ओमेगा है हमारे पास 2 × 10⁻³, 10 मिली हेनरी दिया है, तो 10 मिली हेनरी में कितने हेनरी बेटा, 10⁻³ तो चलो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, हमारे पास एक्सएल निकल के आ गया 20 ओम। ठीक है जी, एक्सी निकालते हैं। एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी, तो 1/ओमेगा कितना हो जाएगा दोस्तों, ओमेगा है हमारे पास 2 × 10⁻³ इंटू कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है भाई, कैपेसिटेंस दिया 25 माइक्रोफैराड, तो 25 × 10⁻⁻6 हो जाएगा ये। तो अब मैं अगर इसको देखूंगा तो मेरे पास बचेगा XC इज इक्वल टू 10⁻⁻6, 10⁻³ हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 10⁻³ और नीचे हो गया 50,
तो मतलब 1000/50 20 ओम। अब यहां पे हमें एक चीज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि XC और XL दोनों बराबर आ गए हैं। XC और XL क्या हुआ बेटा, दोनों बराबर आ गए हैं। और ये वाला केस कब होता है, ये वाला केस कब होता है बेटा, हमें पता है कि जब XL और XC बराबर हो जाते हैं तो इसको रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। कौन सी कंडीशन बोलते हैं बेटा, इसको रेजोनेंस कंडीशन। मतलब रेजोनेंस का केस दिया है उसने। और जब रेजोनेंस कंडीशन होगी, XL और XC बराबर हो जाएंगे, ये चीज जीरो हो जाएगी, तो यहां से इंपीडेंस किसके इक्वल निकल के आएगा बेटा, रेसिस्टेंस के इक्वल निकल के आएगा। किसके इक्वल निकल के आएगा, रेसिस्टेंस के। अब उसने पूछी है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड का मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट पूछी है। तो आई नोट करूंगा तो इधर कर दूंगा वी नोट, ठीक है बेटा। तो आई नोट का फॉर्मूला वी नोट बाई जेड की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई नोट का फॉर्मूला हो जाएगा वी नोट बाई जेड की जगह आ जाएगा बेटा आर। जेड की जगह क्या आ जाएगा, आर, क्योंकि जेड और आर बराबर हो गए अंडर रेजोनेंस कंडीशन। सो वी नोट कितना है, अब भाई कंपेयर कर लो, यहां से 220 वोल्ट दिया सीधे सीधे, 220 वोल्ट अपन रेसिस्टेंस दे दिया 100, तो 2.2 एम्पियर की करंट आ गई। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। 11th का बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, सेकंड ऑप्शन 11 का हमारा करेक्ट हो गया है। ठीक है जी, अब आगे वाले पार्ट पे चलते हैं। आगे वाला पार्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, EMI पे दिया है सवाल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर सवाल दिया हुआ है। ये जो क्या है क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन देखो भाई, सवाल दिया है हमारे पास, टू आइडेंटिकल इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन टू डिफरेंट P और Q कॉन्फ़िगरेशन में दो आइडेंटिकल इंडक्टर्स दे दिए हैं। ठीक है जी, करंट फ्लोइंग बता दी, टाइम के साथ वेरी करिए। द इंड्यूस EMF ए और बी कॉन्फ़िगरेशन में, ए में ए एंड बी फॉर कॉन्फ़िगरेशन, ए और बी के बीच में पूछा है इंड्यूस EMF, सॉरी हाँ, ए और बी के बीच में इंड्यूस EMF पूछा है। पी में EP बोल रहा है और एंड दैट फॉर कॉन्फ़िगरेशन क्यू EQ बोल रहा है। दोनों का रेशियो बताना है। देखो यहां से हमें क्लियरली विजिबल है बेटा कि ये वाला जो अपना सीरीज वाला केस है और ये वाला इंडक्टर कौन सा केस है, पैरेलल का केस है। अब यहां पे पूछा है रेशियो EP बाई EQ, इंड्यूस्ड EMF, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव वाला साइन हम हटाएंगे जब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, सिर्फ नहीं बोला, और अगर हम नेगेटिव साइन लगाएंगे भी तो कैंसिल हो जाएगा रेशियो में। इंड्यूस EMF हमें पता है क्या होता है, इंड्यूस EMF का देखो जनरल फॉर्मूला में पता होता है L इंटू DI/dt माइनस L इंटू DI/dt। अब अगर मैं फर्स्ट केस में बात कर रहा हूं बेटा, फर्स्ट केस में बात करूं मैं, तो ए बी के अक्रॉस में बोल रहा है वो, किसके अक्रॉस में, बिटवीन ए एंड बी के बीच में इंड्यूस EMF पूछा है। तो ए और बी के बीच में एक ही इंडक्टर है, क्योंकि आइडेंटिकल इंडक्टर है तो L मान लिया, ये भी L हो गया, ये भी L हो गया। ठीक है, तो यहां पे जो फॉर्मूला बनेगा L इंटू DI/dt, ये चलो ऐसे ही रहेगा, इक्वेशन 1 हो गई। सेकंड केस में अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहली बात तो L जो है वो चेंज होगा, इक्विवेलेंट आएगा। ए और बी के बीच में यहाँ पे दो इंडक्टर आ गए, यहाँ पे ए और बी के बीच में एक ही था, पूरे सर्किट में तो दो हैं, लेकिन L और A के बीच में कितना है बेटा, एक है। तो L इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या होता है मेरे लाल, यहाँ पर ये हमारा जो अपना रेसिस्टेंस वाला पार्ट है, रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, और इक्विवेलेंट आएगा L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, सो L²/2L, तो ये निकल के आएगा L/2। तो EQ के केस में जो मेरे पास फॉर्मूला आएगा वो माइनस आ जाएगा L इक्विवेलेंट इंटू DI/dt, और L इक्विवेलेंट क्या हो गया मेरे पास, L/2 इंटू DI/dt। अब दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं EP/EQ, दोनों को डिवाइड कर देंगे, देखो माइनस साइन लेके चले तब भी ये कैंसिल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड भी ले सकते थे तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों इक्वेशंस को बेटा अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आंसर मेरे पास यहां से क्या निकल के आ जाता है EP/EQ का, तो मेरे पास ये हो गया माइनस L DI/dt अपॉन L/2 इंटू DI/dt, कैंसिल हो गया वाला पार्ट, ये बचा 2/1। सो EP/EQ इज इक्वल टू 2/1 2। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 का बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ गया है। चलो जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया है।
अब बेटा हम बात करेंगे हमारा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमें, हाँ, कैपेसिटर का। देखो कैपेसिटर से भी क्वेश्चन आ ही रहे हैं। पिछले टेस्ट में तुम देखोगे लगभग, अगर इलेक्ट्रो से 3 क्वेश्चन थे जो पेपर लीक हुआ है, तो इससे लगभग 2 सवाल थे, ठीक है ना। 2 से 3 क्वेश्चन मतलब इलेक्ट्रो से आ ही रहे हैं कंप्लीट। यहां बोला गया 3 कैपेसिटर्स पी क्यू एंड एस, सभी का कैपेसिटेंस सी दे दिया, कनेक्टेड थ्रू ए बैटरी वी। एनर्जी स्टोर्ड पूछा है इन पी एंड टोटल एनर्जी स्टोर्ड। पी का और टी का एनर्जी स्टोर का रेशियो पूछा है, समझो बात को। यहां पे क्या पूछा है बेटा, यहां पे उसने पी में और टोटल एनर्जी जो स्टोर्ड होगी उसका रेशियो पूछा है। तो सबसे पहले बात को समझो, यहां का कैपेसिटेंस भी सी, यहां का भी सी, यहां का भी सी, ये मेंशन है। हमें पता है कि पैरेलल सर्किट में पोटेंशियल सेम रहता है पैरेलल ब्रांच में। तो ये ब्रांच यहां अगर वोल्टेज V है तो इसके एस के अक्रॉस में वोल्टेज V जाएगा, इन दोनों के अक्रॉस में भी टोटल वोल्टेज V जाएगा। अब क्योंकि दोनों पे कैपेसिटेंस क्या है बेटा, दोनों का सेम। देखो बेसिक से समझो उसको, बहुत लंबा चौड़ा सवाल नहीं है। मैंने बताया कि यहाँ पे देखो गिवन है आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, PQ, बस मार्किंग उसने ऐसे कर दिया, ईच ऑफ कैपेसिटेंस ये बोल रहा है। मैंने बताया पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, ये वोल्टेज V है तो यहाँ पे V रहेगी, इन दोनों पे V जाएगी। अब क्योंकि आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं तो V/2 जाएगी दोनों के पास। कितनी जाएगी बेटा दोनों के पास, V/2 इंटू V/2। तो P के ऊपर तो बड़े आसानी से हमारे पास एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला आएगा ½CV²। देखो कैपेसिटर का फॉर्मूला सबको याद है ना, एनर्जी स्टोर ½ CV²। तो ये हो जाएगा बेटा ½ CV² से हमारे पास आ जाएगा 1/8CV²। इसको हम ऐसे रख लेंगे अभी। अब उसने पूछा कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी। क्या पूछा बेटा, कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड अब टोटल एनर्जी स्टोर निकालने का बहुत सारे तरीके हैं। या तो मैं इक्विवेलेंट निकाल दूं उसका ½ CV², वैसे भी कर सकते हैं। ये क्या हो गया बेटा, ½ C इक्विवेलेंट इंटू V², ये मेरे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब C इक्विवेलेंट कैसे आएगा सर, C इक्विवेलेंट देखो ऊपर वाले दोनों सीरीज में है, मैं अगर इसको इक्विवेलेंट अलग से करके बताऊं, ये कुछ ऐसा केस हो गया हमारे पास, ये सीरीज में और ये हो गया पैरेलल में। सीरीज का इक्विवेलेंट बताइए, सीरीज में क्या करते हैं हम कैपेसिटर में, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो गया C/2। तो बेटा यहाँ पे ये C है, ये हो गया C/2। पैरेलल में C इक्विवेलेंट ऐड कर देंगे, C प्लस C/2, ये हो जाएगा मेरे पास 3C/2। C इक्विवेलेंट आ गया 3C/2। तो टोटल एनर्जी स्टोर में निकालूंगा ½ C इक्विवेलेंट इंटू V², हाफ इंटू C इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा 3C/2 इंटू V²। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3/4CV²। दिस इज अवर इक्वेशन 2। हमने निकालना है रेशियो दोनों का, ठीक है भाई, क्या निकालना है दोनों का रेशियो। तो रेशियो जब निकालूंगा UP/UT, मेरे पास आ गया 1/8CV² अपॉन 3/4CV²। CV² कैंसल, इसको लिख दूंगा 1/8 इंटू रिवर्स होके 4/3, 4 2 जा 8, 1/6। तो यहाँ पे UP/UT इज इक्वल टू 1/6। तो इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो 13 का बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारे पास 13 का करेक्ट आ गया है। अब बात करते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन की, सॉरी 14 की, कि 14 क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व करना है। 14 वाले सवाल को हम चेक करेंगे, उसके बाद आगे अगला सवाल डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। तो अभी हमारे पास, ठीक है, 14 क्वेश्चन क्या दिया, ए कंडक्टिंग लूप ऑफ फाइनाइट रेजिस्टेंस। कंडक्टिंग लूप दे दिया, EMI चैप्टर का सवाल, फाइनाइट रेजिस्टेंस, और यहां पर उसने दे दिया बेटा देयर इज ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, जेड डायरेक्शन में कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। एरिया को एरिया को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है टाइम के साथ। अगर आप देखेंगे उसने एरिया की इक्वेशन दे दी जो टाइम के साथ चेंज कर रही है। विच फिगर रिप्रेजेंट्स द क्वालिटेटिव बिहेवियर ऑफ पावर डिसिपेटेड। देखो पावर का बिहेवियर पूछ रहा है। अब सबसे पहले बात है सर पावर पूछ ली, पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, I²R। क्योंकि जो लूप है, लूप में मान लो जेड डायरेक्शन, मैंने मान लिया प्लस जेड डायरेक्शन आउटवर्ड है, जेड डायरेक्शन में आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दे दिया,
और जो एरिया है बेटा इसका एरिया उसने बोल दिया कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ए इक्वल टू ए नोट 1 प्लस साइन ओमेगा टी। पावर निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वोल्टेज होनी चाहिए। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, ई बाई आर का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, फर्दर सोल्व करेंगे तो आ जाएगा ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल हो जाएगा, ई स्क्वायर बाई आर। इस इक्वेशन से जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वहां से हमने ग्राफ बताना है कौन सा ग्राफ सही है। तो हमें पता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, कैपिटल ई लेके चल रहा हूं, वो मेरे पास क्या होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, नंबर ऑफ टर्न एक लेके चलेंगे अगर हम। ठीक है, अब E इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, फाई का फॉर्मूला होता है बी ए, बी दे दिया उसने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डी बाई डी टी एरिया, एरिया टाइम के साथ चेंज कर रहा है, ए नोट इंटू 1 प्लस साइन टी, 1 प्लस साइन टी। तो इससे बेटा मेरे पास क्या आंसर निकल के आएगा ई का, ई का देखेंगे माइनस बी ए नोट। अब देखो बी ए नोट बाहर आ गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, साइन टी का क्या हो जाएगा बेटा कोस टी। तो मेरे पास ई का फॉर्मूला आ गया माइनस बी ए नोट कोस टी। ठीक है, कोस टी आ गया जी। ठीक है, पावर निकाल लिया, पावर के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा तो आएगा माइनस बी ए नोट कोस टी का स्क्वायर अपॉन आर। तो अगर मैं फाइनली एक्सप्रेशन लिख दूं तो पी का फॉर्मूला आएगा बी स्क्वायर ए नोट स्क्वायर कोस स्क्वायर टी अपॉन आर। मतलब ये हुआ कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस स्क्वायर टी। तो कोस स्क्वायर थीटा का ग्राफ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा वाला ग्राफ जाएगा। तो कोस वाला देखो, अगर मैं बात करूं सेकंड और अपना जो थर्ड है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर वाले ग्राफ है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्योंकि कोस आया है, कोस हमें पता है कि 0 पे क्या होगी वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है हमारा बेटा 14 का जो हमारा ऑप्शन सही आ रहा है, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। 14 का थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो गया बेटा। अभी हमने क्वेश्चन करना है, कौन सा डिस्कस करना है, 15th क्वेश्चन डिस्कस करना है। चलो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहां पर भी हमें सोचने की जरूरत थी। मतलब हर एक सवाल को ऐसे है कि ऐसा नहीं कि पेपर को मुश्किल जो घोषित किया गया कि तुम क्वेश्चन पढ़ा और तुरंत आइडिया आया, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा टाइम इसमें। ठीक है, सोचना पड़ेगा तब क्वेश्चन जाके सोल्व होंगे। मतलब अगर घर पे तुम्हें दे दिया जाए बढ़िया से 2-3 घंटे का टाइम सिर्फ फिजिक्स के पेपर के लिए दे दें तो बहुत सारे बच्चे अच्छा कर भी सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट 2-3 घंटे का टाइम इसमें कहाँ से लगाएंगे हम, उस टाइम तो हालत वैसे ही खराब रहती है। कंपटीशन तो हमने भी दिया, हमें पता है क्या क्या परेशानियां रहती हैं उस टाइम। जब पेपर चल रहा होता है तो घर वाले रिश्तेदार सब नजर आते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर। एक सवाल गलत हुआ नहीं, घबराहट का जो लेवल है वो चरम पे हो जाता है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 15, एडियाबैटिक एक्सपेंशन दिया है, टेम्परेचर दे दिया, इफ द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस 5/3 दे दिया, स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा 60 से 50 हो गया, वर्क डन पूछा है। देखो वर्क डन यहाँ पे बेटा पूछा है, टेम्परेचर की फॉर्म में गिवन है, वर्क डन पूछा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें दोस्तों तो वर्क डन का फॉर्मूला हम कैसे याद रखते हैं, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। अब आइडियल गैस इक्वेशन में पता है PV इक्वल टू NRT होते हैं, NR बाहर आ गया, T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। बस वैल्यूज फीड करनी है यहाँ पे। W इक्वल टू 1 मोल दिया है, N की वैल्यू दे दी 1, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.3 हो गया जूल पर मोल पर केल्विन में, T1 हो गया 60 माइनस 50 अपॉन, ये भी उनमें से एक सवाल है जो मैं बोल रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन थे 8-10 जो थे, थोड़ा लग रहा था कि हाँ भाई नीट लेवल के हैं। ओके जी, ये आ गया मेरे पास 8.3 इंटू 10 अपॉन ये हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा 2/3, 2 5 जा 10 के 2 5 जा 10 हो गया, 3 भी तो ऊपर जाएगा, 3 को मैं ऊपर जाना भूल गया। तो 3 जब हमारे पास ऊपर जाएगा तो आंसर जो इसका निकल के आ रहा है, ठीक है बेटा, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो मेरे पास आता है 124.5 जूल। क्या निकल के आएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन होगा 15 का, सेकंड नहीं होगा। कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। और 15 के बाद हम 16 डिस्कस करेंगे बेटा अभी। ठीक है, ठीक है जी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। काइनेमेटिक्स का सवाल आ गया जी।
पिछले टेस्ट में जो पिछला बार नीट हुआ था तो ग्राफिकल क्वेश्चन था। एक पार्टिकल है, इट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट की सॉरी पोजीशन की इक्वेशन दिया विद टाइम अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी प्लस गामा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज दिए हैं, अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो अल्फा दिया है 1, मतलब टी स्क्वायर माइनस बीटा 6t और प्लस गामा दे दिया 5। ये इक्वेशन बनी है हमारे पास। और पूछा है एवरेज स्पीड t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6। ऐसे सवाल कभी भी आते हैं बेटा तो ग्राफिकल फॉर्म में इनको सोल्व करना इजी रहता है। ग्राफ की फॉर्म में एवरेज स्पीड पूछिए, कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले तो मैं स्पीड निकाल लूंगा डिफरेंशिएट करके, जो सोल्व करने पे कितनी आ रही है 2t, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 6t का हो गया 6, 5 हो गया मेरे पास 0। 5 क्या हो गया बेटा मेरे पास 0 हो गया। ठीक है, पूछा क्या बेटा एवरेज स्पीड, स्पीड और टाइम ग्राफ बनाएंगे। तो यहां पे अगर हम देखें कि जब मैं टाइम को 0 पुट कर रहा हूं तो स्पीड कितनी आ रही है मेरे पास -6 आई, तो मतलब ये वेलोसिटी वाला पार्ट हो गया -6 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट आ गया कि जो स्पीड का नेगेटिव साइड जो जा रहा है वो -6 जा रहा है। ठीक है, वो स्पीड की फॉर्म में जाएंगे तो ऊपर +6 हो जाएगा मेरे पास। अब बात आती है कि ग्राफ जो हमने बनाना है, ठीक है, ग्राफ देखो इसके हिसाब से हमारे पास कैसे जाएगा, लीनियर होगा लेकिन ओरिजिन से स्टार्ट तो होगा नहीं वो। ठीक है, हमने देखना है वेलोसिटी 0 कब है, तो वेलोसिटी 0 कब, किस टाइम पर? तो वेलोसिटी को अगर मैं 0 पुट करूं तो 2t माइनस 6 इक्वल टू 0, 2t इक्वल टू 6, t आ गया मेरे पास 3 सेकंड पर ये 0 है। 3 सेकंड पर बेटा वेलोसिटी क्या हो रही है मेरी 0 हो रही है। 3 सेकंड पे क्या हो रही है 0, और उसके बाद नेगेटिव कोऑर्डिनेट में जा रही है। तो ग्राफ अगर हम देखेंगे क्योंकि 6t है यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा ड्राइंग को एडजस्ट कर लेना है इस टाइप से। ठीक है, और कितने टाइम तक, कब तक पूछा उसने 0 से लेके 3 पे 0 हो गई, ये हो गया 6। अब बात आती है एक एरिया हमारे पास ये हो गया, दूसरा एरिया ये हो गया, पूछा स्पीड है वेलोसिटी नहीं पूछा। तो एवरेज स्पीड अगर मैं निकालूंगा यहां पे बेटा, एवरेज स्पीड तो एवरेज स्पीड में अपन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस में क्या होगा, अगर मैं इस एरिया को 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, तो दोनों एरिया को प्लस लिया जाएगा। और हमें पता है जब डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो जो नेगेटिव में उसको नेगेटिव में लेंगे। तो A1 पहला एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू बेस 3 इंटू हाइट हो गया कितना बेटा 6। दूसरा भी क्या हो गया, हाफ इंटू बेस 3, हाइट इसकी भी क्या हो गई 6। ठीक है, बेस 3 है यहाँ पे, बेस 3 है, अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया मेरे पास 6 हो गया। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 जा 9। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं उसको एवरेज स्पीड 9 प्लस 9/6, 18/6, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आंसर जो हमारा आ गया बेटा एवरेज स्पीड का 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब 16 का भी 4th ऑप्शन सही होगा। 16th का भी बेटा कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4th ऑप्शन, जिसका आंसर हमारा कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कौन सा आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 कैसे सोल्व करेंगे उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चलो जी, हाँ ये आसान सवाल था ये तो चलो बच्चों को थोड़ा थोड़ा तो खुशी मिली होगी, 10-20 ग्राम मुश्किल से, इतने दुख में थोड़ी सी खुशी कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका तो क्या ही बताएं, देश का बच्चा बच्चा जानता है। 17 माइक्रोवेव किस लिए यूज करते हैं भाई, वार्मिंग अप द फूड। माइक्रोवेव बोलते हैं ना, माइक्रोवेव खरीदना है, खाने को गर्म करना है, ठीक है जी। यूवी प्यूरीफायर लगाओगे, हर कोई चिल्लाता है यूवी लगा हुआ है, यूवी लगा हुआ है, ठीक है जी। रेडियो वेव नाम से पता चल रहा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, AM FM कम्युनिकेशन सिस्टम में जो हमारे सिलेबस का पार्ट होता था कभी। और गामा रेज कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। तो बेटा P का सेकेंड, यूवी रेज Q का फर्स्ट, R का 4, ठीक है, और S हो गया 3, 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया 17। ठीक है,
तो 17 का बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? वो फोर्थ सही हो गया हमारे पास। अब बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की, ठीक है। तो ठीक है, 18 की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। 17 हो गया हमारा। एन आइडियल गैस इज मेड ऑफ पॉलीएटॉमिक मोल। देखो पॉलीएटॉमिक की बात की है सबसे पहली बात। ईच ऑफ द मॉलिक्यूल हैज 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल और f नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड, ठीक है। वाइब्रेशनल मोड में देखो दो तरह के हमारे पास आते हैं, काइनेटिक में और पोटेंशियल में, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी Cp/Cv इज 8/7, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें बताना है। तो दो तरह के, देखो यहां पे सबसे पहली बात हमें समझनी पड़ेगी, गामा का फॉर्मूला हम सभी को पता है, गामा इक्वल टू 1 + 2/f, और गामा को सब लोग जानते हैं, इट इज द स्पेसिफिक हीट रेशियो Cp/Cv। Cp/Cv की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हमारा आंसर आने वाला है, लेकिन यहां पर जो f है ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, टोटल मेंशन करेंगे। जनरल फॉर्मूला हमने यही पढ़ा है केटीजी में, 1 + 2/f गामा का, ठीक है जी। अब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर मैं बात करूं, जब पॉलीएटॉमिक हमारे पास मॉलिक्यूल है और इसमें क्या दिया बेटा, 3 ट्रांसलेशनल दिए, 3 रोटेशनल दिए, f नंबर ऑफ वाइब्रेशनल, तो 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल। अब क्योंकि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे हमारे पास किसमें, वाइब्रेशनल में, तो f के साथ हम रोटेशनल में 2 लगाएंगे। ये मेरे पास देखो ट्रांसलेशनल, सॉरी ये रोटेशनल और ये वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल में हम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम लगाएंगे f के साथ, f नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड 2, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास बेटा आ जाएगी 6 + 2f। हमने निकालना है स्पेस गामा, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने निकालना है, f टोटल आ जाएगा मेरे पास, f टोटल। गामा हमें कितना दिया बेटा, गामा मेंशन है 8/7, तो गामा दिया हमें 8/7 इक्वल टू, सॉरी 8/7 इज इक्वल टू 1 + 2/6 + 2f। सो 2/6 + 2f हमारे पास आएगा 8/7 - 1, मतलब ये आ जाएगा 1/7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 + 2f आ जाएगा 7 × 2 = 14, 2f आ जाएगा 14 - 6, ठीक है। ये हमारे पास बचेगा कितना, 2f आ गया मेरे पास 8, ठीक है। कितना आ गया बेटा, 8 आ जाएगा, और f यहां से हम निकालेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, 4। कितनी आ गई, वाइब्रेशनल मोड, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड हमारे पास कितने आ गए बेटा, 4 आ गए। तो 18th का 4 ऑप्शन करेक्ट होगा, सॉरी 18th का हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया है, हमारे पास 4 आ गई ये वैल्यू, ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। देखो ये भी डरावना सवाल, डरावना। मैंने बताया ना कि अगर तुम्हें टाइम मिले कि भाई 1-2 घंटे का टाइम दे दिया, सिर्फ फिजिक्स करना है 2-3 घंटे का, सॉरी, तब जाके तुम इसको थोड़ा सोचोगे कि भाई कैसे करना है। अदरवाइज डायग्राम देख के तो डर ही लगेगा कि पता नहीं डायग्राम में क्या बना दिया है। क्या दिया है सवाल बेटा, सवाल दिया यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन स्लोली थ्रू एन इनफाइनाइटेसिमली थिन ट्यूब। एक मुन्नू थिन ट्यूब है, कैसी थिन ट्यूब है बेटा, मुन्नू थिन ट्यूब के थ्रू एक चार्ज को लेके जा रहे हैं। इनसाइड ए चार्ज डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, मतलब इंसुलेटिंग स्फीयर है, रेडियस r दी है, हैविंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ρ, ठीक है जी। द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द चार्ज आज मार्क्ड है, इनिशियल पोजीशन 3r पे है, सॉरी 2r पे है, फाइनल b पे है, a से b पे लेके जा रहे हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इन दिस प्रोसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क डन ऑन द पॉइंट चार्ज इज दिस मच, देन द वैल्यू ऑफ n बतानी है। a से b तक ले जाने में टोटल वर्क डन दिया है, और हमसे बेटा यहाँ पे पूछ लिए वैल्यू, पूछ लिए n की। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, n वाला पार्ट हम कैसे करेंगे बेटा। तो हमें सिंपली पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। पोटेंशियल का मतलब यही होता है वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम लेके जा रहे हैं अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से वर्क अगर मैं लिख दूंगा तो चार्ज इंटू VB माइनस VA, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है जी।
कैसे सोल्व करेंगे इसको? अब वर्क डन को जो मैं लिखूं Q इंटू बी पॉइंट पर क्या होगा, देखो चाहे एक जो ब्यूटी है पोटेंशियल की और फील्ड की, चाहे वो कंडक्टिंग स्फीयर हो, डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, आउटसाइड की जब हम बात करते हैं तो बॉडी को ये मान के चलते हैं कि बॉडी एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो क्योंकि बी पॉइंट और ए पॉइंट दोनों आउटसाइड है, पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला सभी को पता है, के क्यू बाई आर होता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो के क्यू बाई बी पॉइंट पे आ जाएगा 3r, और दोनों ही पॉजिटिव चार्ज, सॉरी जो हमारे पास स्फीयर की वजह से होगा, ठीक है, के क्यू बाई आर। और दूसरा हो गया हमारे पास के क्यू अपॉन कितना हो गया बेटा 2r, क्योंकि चार्ज को मूव करने में जो वर्क कर रहे हैं ए से बी पे लेके जा रहे हैं, तो ए पे जो पोटेंशियल लेंगे, बी पे जो पोटेंशियल लेंगे, वो चार्ज की वजह से नहीं लेंगे जिसको मूव कर रहे हैं, किसकी वजह से लिया जाता है, जो एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है, ऐसा हमने डेरिवेशन में भी देखा हुआ है, ठीक है। तो v ये मेरे पास आ गया के क्यू बाई 2r, ठीक है जी। फर्दर सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 6r, मैंने एलसीएम ले लिया, तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, ये 2kq, और माइनस यहां पे कितना आ जाएगा 3kq, ठीक है जी। W इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा मेरे पास K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 6r। ये मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी बेटा, वर्क डन की वैल्यू आ गई। और ये जो वर्क डन की वैल्यू है ये मेरे पास नेगेटिव में निकल के आई। अब नेगेटिव का यहाँ पे कोई ऐसा आंसर दिया नहीं है, तो हम इसका अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चलें, मोड लेके चलें, तो मेरे पास मॉडुलस लेके चलें तो K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 6r। वर्क उसने दिया है, ठीक है, क्या दिया बेटा, वर्क दिया है, और किसकी वैल्यू पूछ ली, यहां से स्मॉल n की वैल्यू पूछ ली कि स्मॉल n बताओ कितना होगा। तो अब मैं अगर इस वर्क की वैल्यू पुट करूं तो ये है रो r स्क्वायर अपॉन n एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है बेटा कि एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में आंसर है, सॉरी जो डाटा दिया है, तो मुझे एप्सिलॉन नॉट को यहाँ चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, k को एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 6r। इस फॉर्म में इसको वैल्यू को पुट करेंगे इधर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 6r। अब देखो रो क्या दिया है यहाँ पे उसने, इसकी रेडियस जो दी है वो r दी है। रो है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसका मतलब होता है कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। कैपिटल Q मैंने क्या माना है, स्फीयर के ऊपर चार्ज मान लिया था, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 पाई r क्यूब। रो को मैं इस फॉर्म में अगर चेंज करूंगा, रो को चेंज करूंगा मैं किस फॉर्म में बेटा, ये आ जाएगा मेरे पास 3q अपॉन 4 पाई r क्यूब, 3 ऊपर चला गया तो हो गया 3q अपॉन 4 पाई r क्यूब। ये रो की वैल्यू आ गई r स्क्वायर अपॉन n एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 6r। यहां से कुछ चीजों कैंसिल करेंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर से एक r इधर कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा इधर, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, भयंकर तरीके से थोड़ा गंदगी फैल गई है। ये बचेगा 3 बाई, इधर बचेगा n इज इक्वल टू 3 बाई n इज इक्वल टू Q बाई 6। 3 बाई n इक्वल टू कितना बच जाएगा मेरे पास, Q बाई 6। अब क्योंकि यूनिट चार्ज है जो यहाँ पे मूव कर रहे हैं, कैसा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट चार्ज के लिए चार्ज की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो आ गया 3 बाई n इक्वल टू 1/6। n की वैल्यू आ गई 3 इंटू 6 इक्वल टू 18। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 18। तो इसका जो आंसर सही है 19 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। 19 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, फर्स्ट।